मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मैंने पूरे कैलकुलेशंस किए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग नॉर्मली की जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी अभी हम कैलकुलेशंस देखेंगे या मैं आपको जो भी बताऊंगी, रिटायरमेंट प्लानिंग एज सच परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होती। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये जो मैंने आपको बताया है वो एकदम परफेक्ट होगा, नहीं। कुछ अजम्पशंस मुझे लेने पड़े हैं, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में आपका ज़्यादा स्ट्रक्चर पता है नहीं, सैलरी का या फॉर दैट मैटर इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। मैंने ये नॉर्मल बेसिक अजम्पशंस लेके एक रिटायरमेंट प्लान किया है, ठीक है। ये परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, ये आपको एक थोड़ा रास्ता दिखा देगी कि हाँ, आपने क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देखो, हो सकता है इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स में कंसीडर नहीं किए होंगे। आपको कुछ पैरामीटर्स लगते होंगे कि इसमें कंसीडर करना चाहिए था जो मैंने नहीं किए होंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। आप और मैं साथ में मिलके ग्रो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एज कंसीडर की है 30 इयर्स। एक इंडिविजुअल की जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, 30 इयर्स की एज कंसीडर की है। सैलरी 40,000 पर मंथ विद 10% इंक्रीमेंट। हर साल 10% इंक्रीमेंट उसको मिलेगा। रिटायरमेंट 60 इयर्स। एक्सपेक्टेड लाइफ 80 इयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि किसको 10% ना मिले, किसको 8% मिले, तो वो आगे कैसे उसको फैक्टर इन करना है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताऊंगी। आप बोलोगे कि ये इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। वो एंड में हो जाएगा पूरा, ओके। अब शुरू करते हैं। नॉर्मली 40,000 पर मंथ की जो सैलरी है, एक थंब रूल है कि आप 50% एक्सपेंस में डाल दो, 30% आपका एंटरटेनमेंट में खर्चा होगा, 20% सेव करो। ये एक थंब रूल है। हालांकि मुझे 50-20-30% है कि आप कितना ज़्यादा सेव करो उतना अच्छा, लेकिन दैट डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। यहाँ पर मैंने जो थंब रूल है वही कंसिडर किया कि आप 50% एक्सपेंस में डालोगे, 30% जो है आपका लीजर बोलो, एंटरटेनमेंट बोलो, 20% आपका सेविंग होगा। तो उस हिसाब से 40,000 का 50% इज 20,000, देन 30% इज 12,000 और 20% इज 8,000। मतलब आपका टोटल खर्चा महीने का 40,000 की तनख्वाह में आपका टोटल खर्चा जाता है 32,000 विद एंटरटेनमेंट, और 20% जो है वो आपका सेविंग्स में जाएगा, मतलब 8,000। अब देखो, ये 8,000 जो है इसको तो ठीक है, ये जो 8,000 है, क्या ये 8,000 पूरा हमने रिटायरमेंट पे सेव करना है? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ पर मैंने अगेन अजम्पशन किया है कि आप 50% जो है बच्चे की पढ़ाई के लिए डालोगे हर महीना, मतलब 4,000 हर महीना आप अगर आपके बच्चे होंगे तो आप उनकी पढ़ाई के लिए डालोगे, और बाकी का 4,000 आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करोगे आज से ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर ना मैंने एक्सपेंस जो लिया है ये 32,000 है आज की डेट में, ठीक है। अब हमको निकालना, अगर हमको रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करना है ना, ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों है कि भाई आप जब 60 इयर्स में रिटायर होगे तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। आज की डेट में आपका खर्चा है कितना? 32,000, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये खर्चा है, आज से 30 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। 30 साल बाद भी क्या खर्चा हर महीने का 32,000 होगा? नहीं, इन्फ्लेशन के साथ साथ खर्चा भी बढ़ेगा। हमको एट द एज ऑफ 60, रादर एट द एज ऑफ 61 आपका मंथली खर्चा कितना होगा वो हमने निकालना पड़ेगा, ताकि हर महीने आप बिना काम किए अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जी। तो यहाँ पे आप नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है। 32,000 जब आप 6% इन्फ्लेशन रेट से कंसीडर करोगे 30 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि आज से 30 साल, बिकॉज हमारा इंडिविजुअल 30 इयर्स का है। 30 साल के लिए जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला लगा के करोगे तो आपका मंथली खर्चा आएगा 1,83,792। ये मैं एक एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, उसमें ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एट द एज ऑफ 60
61 आपको 1,83,792 का हर महीने का खर्चा लगेगा ताकि आप नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकें। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है ना, लोग 32,000 जो आज 32,000 है, लोग बोलते हैं कि भाई 30 साल बाद मेरा खर्चा इतना नहीं होगा, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड या फॉर दैट मैटर मेरी वाइफ जो भी उनका और मेरा मिला के इतना खर्चा नहीं होगा। ठीक है, आपका नॉर्मल खर्चा नहीं होगा, लेकिन तब मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, ये 32,000 को कम कर देते हैं कि भाई हमारा खर्चा कम हो जाएगा, तो अगर आज 100% है तो तब खर्चा इसका 80% ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कंसीडर करूंगी, मैं बहुत कंजर्वेटिव लेके जा रही हूँ, तो मैं पूरा 100% खर्चा लेके चल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना 1,83,792 पर मंथ, साल का 22,05,500 अराउंड 22 लाख साल का 20 इयर्स, क्योंकि आपको तो 20 साल आपकी रिटायरमेंट लाइफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि 80 इयर्स आप जियोगे, तो 20 साल तक आपके पास पैसा होना चाहिए, राइट। तो 20 साल में आपको कितना पैसा लगेगा, 4 करोड़, ऑलमोस्ट 4,41 लाख, इतना पैसा एट द एज ऑफ 60 आपके पास होना चाहिए। अब ना आपको 4,41 लाख जमा करने ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे मैंने ये भी अज्यूम किया कि सिंस आप जॉब पे हो, सर्विस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर ईपीएफ भी आपको मिलेगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस मुझे करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे जो ईपीएफ अमाउंट होती है ना, वो पूरे सैलरी पे नहीं मिलती है, मतलब आपको सिर्फ बेसिक सैलरी पे मिलती है, जो पर्क्यूजिट्स और ये सब ऐड होते हैं उस पे ईपीएफ नहीं मिली। तो मैंने जो ये ईपीएफ कैलकुलेट किया है वो 40,000 पे कैलकुलेट नहीं किया है, वो मैंने 10,000 पे कैलकुलेट किया है। ओके, सो 12% आपका कंट्रीब्यूशन, 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ऐसे मिला के 2,400 कंट्रीब्यूशन होता है पर मंथ। ठीक है, अब सिंस आपकी सैलरी बढ़ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो 2,400 प्लस 10% का अगर हर महीने मैं करूँ, और ईपीएफ में अगर आप ईपीएफ का पैसा जैसे आपको तुरंत नहीं मिलता है, रिटायरमेंट पे मिलता है, तो तब तक वो इन्वेस्ट होता रहता है। तो अभी ईपीएफ के रेट ऑलमोस्ट 8-8.5% के आसपास चल रहे हैं, लेकिन मैंने इसको 7% भी पकड़ा है, क्योंकि हम आगे के 30 साल देख रहे हैं, राइट। सो अगर ये आगे जाके कम भी हो सकते हैं, वी डोंट नो क्या होगा, तो मैंने इसको कंजर्वेटिवली 7% ही पकड़ा है। सो अराउंड आपका ईपीएफ से पैसा बनता है 79,48,000 अराउंड, और ये एट द एज ऑफ 58, जब आप 58 के होंगे तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, सो 4,41 लाख में से इतना पैसा तो आपका ईपीएफ से जुड़ गया, इतना आपको चाहिए, ये आपकी गोल है। ओके, इसमें से इतना पैसा तो जुड़ गया, कितना जोड़ना है, 3,61 लाख, राइट, अराउंड इतना पैसा जोड़ना है आपको। अब यहाँ पर अगर मैं 12% के, अब जैसे कि आई एम अज्यूमिंग कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड में करोगे या इक्विटी में करोगे फॉर दैट मैटर। ठीक है, ये भी यहाँ पर मैंने अजम्पशन लिया है। तो जब आप इक्विटी में करते हो इसको, और एवरेज रेट ऑलमोस्ट ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये 30 इयर्स तक रहेगा। ठीक है, तो एवरेज रेट अगर मैं 12% का पकड़ूं, इक्विटी से एवरेज रेट अगर मैं 12% का पकड़ूं रिटर्न, तो आपको अभी अराउंड 10,244 करना पड़ेगा पर महीना, ताकि आप 30 साल बाद इतना पैसा जोड़ सको। ठीक है, अब बहुत बार ना यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग खत्म हो जाती है कि भाई आप 10,000 रुपया पर महीना इसको इन्वेस्ट करो, लेकिन मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिटायरमेंट के लिए आज से मैं 10,000 रुपया सेव करके इन्वेस्ट करूँ वो होता नहीं, क्योंकि शुरुआत में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, राइट। सो इसको अभी अपन, अगर आप ऐसे हैं कि आप कर सकते हो 10,000 रुपया हर महीना, फिर तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग यही खत्म हो गया। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो अभी से, तो अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़, मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन 6% से लिया है, नॉट नेसेसरी। आपको अगर लगता है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपको अगर लगता है कि 7% से बढ़ेगी तो आप 7% से लीजिएगा, क्योंकि बस इतना ध्यान रखो, आज जो आपका खर्चा है, जो हमने 32,000 लिया था, आज से 30 साल बाद वो 32,000 नहीं रहेगा, महंगाई के साथ साथ वो भी बढ़ेगा। ठीक है, सो अब ना मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सो पहला है 30 ईयर्स से 40। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना पैसा
जोड़ना है। अभी हम ना धीरे धीरे ट्रांचेस में पैसा जोड़ेंगे, ठीक है। हमारा आपका गोल क्या है वो याद रखिए। अब 30 to 40 में ना, जैसे आपकी 40,000 सैलरी है, ठीक है, 4,000 आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए डाल रहे हो, 40,000 में से 8,000 ही आप सेव करोगे। इस 8,000 में से 4,000 पढ़ाई के लिए, 4,000 आपकी रिटायरमेंट के लिए। अब यहाँ पर 30 to 40 में तो हर साल आपकी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी ना मैंने ये भी अज्यूम किया है कि इस 10 साल में आप सिर्फ 4,000 ही अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपका जो सैलरी बढ़ेगा ना वो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अपने बढ़ते हुए खर्चे की तरफ डाइवर्ट करेंगे और जो बच्चे की पढ़ाई के लिए या इसके लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सैलरी बढ़ते हुए भी मैं आपकी रिटायरमेंट सेविंग सिर्फ 4,000 पर महीना ही रख रही हूँ। तो 4,000 पर मंथ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, तो 4,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 12%। अगर आप एवरेज देखोगे तो 10 साल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट 12% के आसपास रिटर्न देते, तो एट द रेट ऑफ 12% फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के लिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जमा होगी अराउंड 9,29,000। 4,000 पर मंथ एट द रेट 12%। यहाँ पे मैंने 10 साल सिर्फ 4,000 ही पकड़ा है, क्योंकि एक्स्ट्रा सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपके खर्चे में और बच्चे की पढ़ाई में चले जाएगा। अब ना 41 से 50 का देखते हैं कि यहाँ पे हम कितने पैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना एट द एज ऑफ, जैसे कि 30 to 40 में तो मैं एक ही अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरी सैलरी कितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ना 41 to 50 में, तो एट द एज ऑफ 41 आपकी सैलरी होगी 1,03,750। ये कैसे आया? मैंने 10% से इंक्रीज करते गई और मैं उसकी एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो इतनी मेरी सैलरी होगी पर मंथ, माइनस 30% मेरा टैक्स जाएगा, बचा कितना? 72,625। इसमें से मैं अपने खर्चे निकालूंगी 57,307। ये कहाँ से आया? ये मैंने एक्सेल शीट में उधर ही कैलकुलेशन किया है। विद इन्फ्लेशन मेरा हर महीना खर्चा जो 32,000 था शुरुआत में, वो बढ़ के, महंगाई बढ़ के एट द एज ऑफ 41 इतना हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना मेरे पास? 15,318। अब ये पूरा तो मैं रिटायरमेंट में नहीं डालूंगी, इसमें से 8,000 मैं अभी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए उधर इन्वेस्ट कर रही हूँ। बचा कितना? 7,318। ये पर मंथ के कैलकुलेशन है। 7,318 में अपने रिटायरमेंट के लिए हर महीना इन्वेस्ट करूंगी इक्विटी में। मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखूं, इन 10 साल में ऑलमोस्ट इक्विटी रिटर्न्स देखूं तो ऑलमोस्ट 12% है। सो 7,380 हर महीना, और साल में मुझे कितना परसेंट इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट? 5%। तो एट द रेट ऑफ 12% 10 साल में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 20,39,484 पैसा आपका जमा होगा इन 10 सालों में। अब 51 to 60 में अगर आप देखोगे ना, सो एट द एज ऑफ 51 मेरी सैलरी हो जाएगी पर मंथ अराउंड 2,69,000, ठीक है, माइनस 30% टैक्स कट किया, अराउंड 1,88,000 बचता है। उसमें से मैंने ये एक्सपेंस निकाला, इन्फ्लेशन का एक्सपेंस एट द एज ऑफ 51 इतना हो जाएगा इन्फ्लेशन के साथ, जो 32,000 था पहले, तो कितना बचा? अराउंड 85,000 बचा। इसमें से 8,000 अभी भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ बच्चे के लिए, ठीक है। अब बचता है अराउंड 77,742 पर मंथ। तो मैं ये पूरा पैसा हर महीना इन्वेस्ट करूंगी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%। इसके साथ साथ हर साल मैं 5% से अपनी SIP बढ़ाऊंगी, जैसे हमने पहले किया था। अराउंड 77,742 ये मैं हर महीना इन्वेस्ट करूंगी। इसके साथ साथ हर साल मैं 5% से इंक्रीज करूंगी। ये मुझे हर महीने डालना है, लेकिन हर साल कितना इंक्रीज करना है? 5% एट द रेट ऑफ 12%। अगर मैं रिटर्न देखूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन 10 साल में आपको अराउंड 2,16,66,000 रुपीज आपका जमा होगा। और ये सब मैंने कैसे निकाला? अगेन एक्सेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि वर्षा मेरे पास इतना पैसा बचेगा क्या कि मैं हर साल 5% का इंक्रीज करूं SIP में? आई एम अज्यूमिंग कि आप ये SIP में डालोगे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि हर इन्वेस्टमेंट आप SIP में डालोगे, ठीक है। तो क्या बचेगा? यस, बचेगा, क्योंकि आपकी इंक्रीमेंट अच्छी खासी हो रही है, 10% से हो रही है। भले ही इन्फ्लेशन पैसा खा रहा है, ऑलमोस्ट 6%
6% से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना बफर है, उतना पैसा बच रहा है कि आप 5% हर साल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कर सको। अब अपन देखते हैं कि क्या हम इस गोल की तरफ पहुंचे हैं, अराउंड 3,61,62,000, ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट इसमें 30 to 40 में हमने ऑलमोस्ट 9,29,000 जमा किए थे, अब उसको भी हम 20 साल तक और इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। वो जो कॉर्पस हमने जमा किया था उसमें उस पीरियड में हम उसको भी इन्वेस्ट करेंगे 20 ईयर्स फॉर 12%, अगर मैं एवरेज इंटरेस्ट रिटर्न पकड़ूं तो म्यूचुअल फंड का, सो इक्विटी फंड का बेसिकली। सो यहाँ पर इट इज 20 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 89,64,840। फिर 41 to 50 में हमने ऑलमोस्ट 20,39,000 जमा किए थे, उसको हम सिर्फ 10 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एट द एज ऑफ 60 ये पैसा चाहिए। यहाँ पे हमने 20 साल किया क्योंकि ये 40 में जमा हो रहा है, ये 50 में जमा हो रहा है, तो हम सिर्फ 10 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी एट द एज ऑफ 60? अराउंड 63,34,000। और ये जो लास्ट हमने 51 to 60 में जमा किया उसको तो हमें तो वो चाहिए एट द एज ऑफ 60, राइट। सो उसकी वैल्यू तो जितनी थी उतनी रहेगी, ऑलमोस्ट 2,16,66,000। तो इसका टोटल करोगे ना, इतना आएगा अराउंड 3,69,65,414। यस, वी हैव रीच्ड आवर गोल। देखिए जितना आसान दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें मैंने अज्यूम की हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको एक रास्ता दिखा देगा कि आपको कैसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सब करने से पहले इसमें ये भी मैंने अज्यूम किया कि आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। ये दोनों होना मस्ट है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आप प्लीज ले लीजिएगा, और एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखना। कोरोना ने हमें इमरजेंसी फंड का बहुत इंपॉर्टेंस महसूस कराया है, राइट। सो इमरजेंसी फंड मतलब कि हर महीने जो भी आपका खर्चा होता है, मान लो 20,000 आपका खर्चा होता है, तो 20,000 इंटू 6 मंथ, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना है। तो 20,000 इंटू 6 दैट कम्स टू 1,20,000। तो ये 1,20,000 आपके पास इमरजेंसी फंड करके होना चाहिए। अगर कल कुछ होता है, आपकी नौकरी चली जाती है, या फॉर दैट मैटर आप नौकरी स्विच कर रहे हो या जो भी, तो आपके खर्चे तो बंद नहीं होंगे। तो 6 महीने का आपके पास ये पैसा होना चाहिए कि 6 महीने आप अपने खर्चे चला सको। सो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। अब आप बोलोगे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस तुमने कहा, टर्म इंश्योरेंस का, उसके लिए कहाँ से पैसे आएंगे, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे बोनस इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी आपको बोनस आएगा उसमें से आप कुछ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। पूरा पैसा तो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि टर्म इंश्योरेंस नॉर्मली सस्ता होता है, तो बोनस में से कुछ पैसा आप उधर डाइवर्ट कर सकते हो इंश्योरेंस की तरफ। कुछ पैसा जो है, जो अब जैसे कि यहाँ पर जो मैंने आपके एक्सपेंसेस पकड़े हैं वो नॉर्मल पकड़े हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पर मैंने कंसीडर नहीं किया है, राइट। यहाँ पे मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन ही कंसीडर किया। तो बोनस जो है आपका वो ख्याल रख देगा, आपका जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो बोनस आपका वो ख्याल रख लेगा। फिर ग्रेचुटी का, अगर यहाँ पे अगेन मैंने ग्रेचुटी को भी इधर इंक्लूड नहीं किया, बहुत ही कंजर्वेटिव करके मैंने किया है। तो ग्रेचुटी का जो भी पैसा आएगा तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा, राइट। सो बेसिकली एक कंजर्वेटिव रिटायरमेंट प्लानिंग है। एक 19-20, देखो इस दौरान बीच में ऐसा हो सकता है कि कभी आपको बहुत पैसों की जरूरत हुई तो आपको निकालना पड़ा, या आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो उस चीज का भी ये ख्याल रखेगा आगे जाके। जैसे बोनस आ जाएगा, ग्रेचुटी आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि आपको एक अंदाजा आ गया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, हो ही नहीं सकती। परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग आप खुद कर सकते हो अपनी, राइट। सो जैसे हर महीना, क्योंकि आपको पता है आप कितना सेव कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कंडीशंस हैं। सो ऐसे में अब जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर पता चल गया है, तो आप अपने हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, और एक बैक ऑफ द माइंड में एक थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि हाँ भाई मुझे अभी इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और प्लीज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा होनी ही चाहिए, अपने करनी ही चाहिए। ये आज नीड ऑफ द आवर है, राइट। तो बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, आगे का आगे देखा जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिएगा। देखो एक इससे ये भी समझता है कि अगर आपने 51 to 60 के एज में देखा होगा कि हम वहाँ ज़्यादा
और अराउंड 77,000 पर मंथ हम उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके उधर ही हमारा ज़्यादा पैसा बन रहा है, राइट। सो द थिंग इज कि जितना जल्दी आप देखो, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी आप सिर्फ गोल अमाउंट तक ही पहुंचे हो, और वो गोल अमाउंट जो आपकी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करेगा, ठीक है, ऐसा एकदम हाई फाई मेंटेन नहीं करेगा। सो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी देखो आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट ठीक, मतलब ऑलमोस्ट उस लेवल पे आप पहुंचे हो, उस गोल पे पहुंचे हो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने शुरुआत में ना बहुत कम ही इन्वेस्ट किया है, राइट। सो जितना आप जल्दी इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना होते जाएगा और उतना ज़्यादा पैसा आपके लिए बनेगा, राइट। सो अगर हो सकता है तो आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 25 साल के हैं तो अभी ही थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से नदी भरती है, राइट। सो जितना हो सके आप इन्वेस्ट कीजिएगा, और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने इसमें पैरामीटर्स कंसिडर नहीं किए होंगे, तो मैंने आपको कहा कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और उस चीज़ को आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, रिटायरमेंट प्लानिंग में इंक्लूड करके फिर ही आप इस पे कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं एक एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जोड़ दूंगी, जहाँ पे आप वो कैलकुलेशन देख सकते हैं, और कोशिश करूंगी कि मैं कैलकुलेटर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूं, ताकि आप ये जो 12% से जो मैंने कैलकुलेट किया कि इतने साल अगर मैं SIP करूँ तो 12% से कितना पैसा जुड़ेगा, इसका भी मैं आई ट्राई कि मैं कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। एक्सेल शीट पे आपको सिर्फ नंबर्स डालने हैं और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट